जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अपने, ठीक है। और आज हमारी 8th वीडियो है हिस्ट्री के लिए। तो आज फिर से एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर क्लास रहेगी, थोड़ा सा तमिल लिटरेचर, बेसिकली संगम लिटरेचर से भी क्वेश्चंस रहेंगे आज, ठीक है। सो प्लीज क्वेश्चंस को सीरियसली अटेम्प्ट कीजिए भाई, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और ये एज इट इज एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज मेंशन्ड द रिवर नर्मदा एज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन आर्यव्रत एंड दक्षिणपथ। देखिए, आर्यव्रत कहा जाता है किसको? नॉर्थ इंडिया को। और दक्षिणपथ कहा जाता है किसको? साउथ इंडिया को। हम जानते हैं कि जब भी हम अभी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि नर्मदा रिवर को एज डिवाइडिंग लाइन माना जाता है। बेसिकली विंध्यन जो माउंटेन रेंज है उसके साउथ में फ्लो करती है। और नर्मदा का ओरिजिनेशन पॉइंट कहां से है भाई? नर्मदा ओरिजिनेट करती है अमरकंटक हिल से, बेसिकली, ठीक है। अमरकंटक हिल से और फिर गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है गुजरात के बड़ूच डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, ठीक है। सो देखिए, नर्मदा रिवर हमारी, मैंने आपको बता दिया, अमरकंटक हिल से ये ओरिजिनेट करती है। सो ये पूछ रहा है कि किस राइटर ने बेसिकली ये कहा था, किस राइटर ने कि नर्मदा रिवर जो है वो डिवाइडिंग लाइन है आर्यव्रत और दक्षिणपथ के बीच में। क्या ये कौटिल्य ने कहा था, क्या ये सुदरका ने कहा था, दंदीन ने कहा था, या फिर ये राजशेखर ने कहा था? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो है राजशेखर। इन्होंने अपनी एक राइटिंग के अंदर ये बात कही थी बेसिकली कि नर्मदा रिवर जो है वो डिवाइडिंग लाइन है आर्यव्रत यानी नॉर्थ इंडिया और दक्षिणपथ यानी साउथ इंडिया के बीच में, बेसिकली, ठीक है। नर्मदा रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। ये लार्जेस्ट हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बेसिकली नर्मदा रिवर जो है वो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसको ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, विंध्यंस और सतपुड़ा के बीच में। और वो रिफ्ट वैली है, इसीलिए इसका फ्लो जो है वो वेस्ट की साइड है। अदरवाइज ज्यादातर जो हमारी मेजर रिवर्स है उनका सारी का फ्लो किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है, क्योंकि इंडिया का जो साउथ इंडिया का जो स्लोप है वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है बच्चों, बेसिकली, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following Chola ruler is credited to have built a huge artificial lake known as Chola Gangnam? तो इनमें से किस चोला रूलर ने बेसिकली चोला गंगनम नाम की एक लेक बनवाई थी बच्चों? क्या वो राजा राजा वन ने बनवाई थी, राजेंद्र चोला ने बनवाई थी, राजा धीराज ने बनवाई थी, या राजा राजा टू ने बनवाई थी, ठीक है। सो देखिए बच्चों, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ही देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है राजेंद्र चोला वन। बेसिकली इन्होंने ये लेक बनवाई थी बच्चों, चोला गंगनम, ठीक है। जब ये नॉर्थ इंडिया में यानी गंगा के जो प्लेन्स था सारा, इस एरिया पर जब इन्होंने जीत हासिल की थी बेसिकली, सो उसके बाद इन्होंने इस लेक का बेसिकली वो निर्माण करवाया था बच्चों, चोला गंगनम लेक का, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक नया शहर भी बनाया था और उसी के अंदर इस लेक को बनवाया था, बेसिकली गंगाई कोंडा नाम का एक शहर बनाया था बेसिकली इन्होंने। गंगाई कोंडा का मतलब था कि गंगा पे विजय हासिल करने वाले, बेसिकली गंगाई कोंडा चोलापुरम करके एक शहर हुआ करता था, ठीक है। सो वो इन्होंने बसाया था। तो इस लेक का ये जो चोला गंगनम लेक है बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ये राजेंद्र चोला वन ने बनवाई थी बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The pinnacle of which of the following is built in द्रविडियन स्टाइल? सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो द्रविडियन स्टाइल है साउथ का, ये बेसिकली स्टाइल है बेसिकली, जिसके अंदर जो मंदिर है उनको ऊपर से थोड़ा सा टेपर करके ऊपर से प्लेन कर दिया जाता है। बेसिकली साउथ के मंदिर ज्यादातर आपको इसी शेप के अंदर दिखेंगे, इसको द्रविडियन स्टाइल कहा जाता है। नॉर्थ के मंदिर अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर ऐसे पिन पॉइंट होता है, बेसिकली ऊपर ऐसे पॉइंटेड शेप होती है नॉर्थ के मंदिरों में, ठीक है। साउथ के मंदिरों में वो थोड़ा सा ऐसे फ्लैट बेस्ड बेसिकली और ऊपर से ऐसे प्लेन करके बनाए जाते हैं बच्चों। सो उसको द्रविडियन स्टाइल कहा जाता है। सो कहा गया है कि इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो द्रविडियन स्टाइल से बना हुआ है? क्या वो भीतरगांव टेम्पल है, वो तेली टेम्पल है, या वो कंधारिया महादेव टेम्पल है, या ओसिया टेम्पल है? देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो भीतरगांव टेम्पल है ये यूपी के अंदर है बच्चों, यूपी में, ये ग्वालियर यानी एमपी के अंदर है ये टेम्पल। और कंधारिया महादेव टेम्पल ये भी बच्चों एमपी के अंदर है। और ये जो ओसिया टेम्पल है ये राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो है तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, बेसिकली, जिसका जो स्टाइल है वो द्रविडियन स्टाइल है, ठीक है। एमपी जो है सेंट्रल इंडिया में पड़ जाता है, द्रविडियन स्टाइल साउथ इंडिया का स्टाइल है, बट स्टिल इसको फॉलो करते हुए ही ये मंदिर बनवाया गया था बच्चों, दैट इज तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, ठीक है। इन बाकी मंदिरों की लोकेशन ध्यान रखिएगा, किस किस स्टेट के अंदर ये मंदिर है, इनको भी ध्यान रखिएगा बच्चों साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द तमिल संगम टेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर द लार्ज लैंड ओनर्स? किनको इनमें से लार्ज लैंड ओनर्स के नाम से बच्चों कहा गया है? अच्छा देखिए जरा, सबसे पहले है गहपतीज, नेक्स्ट है उजावर, नेक्स्ट है अधिमाइज और नेक्स्ट है वेलालार्स। सो सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों वेलालार्स। तमिल टेक्स्ट के अंदर जो लार्ज लैंड ओनर्स है बच्चों उनको वेलालार्स कहा जाता था भाई, लार्ज लैंड ओनर्स को ये कहा जाता था वेलालार्स, ठीक है जी। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, तमिल टेक्स्ट के अंदर इनको ये कहा गया है।
गृहपति बेसिकली हाउस होल्ड्स को कहा जाता था, हाउस होल्डर्स को, जो स्मॉल काइंड ऑफ लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनको बेसिकली गृहपति कहा जाता था बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये जो अधिमाइज है ये कहा जाता था लैंडलेस लेबरर्स को, जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी उनको कहा जाता था लैंडलेस लेबरर्स को कहा जाता था अधिमाइज। और उजावर कहा जाता था बच्चों कल्टीवेटर्स को, बेसिकली जो फार्मिंग करते थे उनको कहा जाता था उजावर, ठीक है। सो ये चारों टर्म ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर तो वेलालार है, बट बाकी 3 टर्म्स भी मैंने आपको बता दी कि साउथ इंडिया में ये टर्म्स किस किस के लिए यूज की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन टर्म्स को, एक बार फिर से देख लो। गृहपति कहा जाता था हाउस होल्डर्स को, उजावर कहा जाता था कल्टीवेटर्स को, और अधिमाइज कहा जाता था लैंडलेस लेबरर्स को, और वेलालार्स कहा जाता था लार्ज लैंड ओनर्स को, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है बच्चों, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही सभी फैक्ट्स याद करते चलिए भाई साथ साथ। हु इज द ऑथर ऑफ मनी में कलाई, ठीक है। मनी में कलाई बेसिकली एक ना सीक्वल है, बेसिकली एक सलीके पडिकम नाम की बुक आई थी बेसिकली, ठीक है, जो कोवलम और उनकी वाइफ के लगभग लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी वो बुक बेसिकली, ठीक है। सो मनी के मलम उसी बुक का एक सीक्वल है बच्चों, और इस बुक के अंदर बेसिकली इसका ऑथर पूछा गया कि क्या कोवलन ऑथर थे, सथानर थे, या इलेनो एडिगल थे, या फिर तिरुकटेरवर थे, कौन इसके बुक के ऑथर थे, बेसिकली ये पूछा गया। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर तो है वो तो है बच्चों सथानर, ये इस बुक के ओवर थे, मनी में कलाई के ओनर थे। इस बुक के अंदर क्या है, बेसिकली इस बुक के अंदर कोवलन, ये जो बेसिकली जिनके बारे में उस बुक में बात होती है, कोवलन और इनकी जो वाइफ थी माधवी, आई थिंक उनका नाम था, उनकी डॉटर कैसे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुई थी उसके रिलेटेड ये बुक है बेसिकली मनी में कलाई बेसिकली, ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसके ऑथर थे साथनर बच्चों, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following credited with authoring बृहत संहिता? बृहत संहिता बुक बेसिकली किसने लिखी है जी? क्या वो ब्रह्मगुप्ता ने लिखी है, वराह मिहिर ने लिखी है, भास्कर ने लिखी है, या आर्यभट्ट ने लिखी है? देखिए आंसर ध्यान रखेंगे इसका, इस बुक के ऑथर है वराह मिहिर बेसिकली, जिनको वराह भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्म संहिता, बृहत संहिता जो बुक है इन्होंने लिखी थी बच्चों। इनकी 2 बुक्स के नाम और याद रखिएगा, एक तो थी पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ये इनकी एक बुक थी बच्चों पंच सिद्धांतिका, और एक इनकी बुक हुआ करती थी बृहत जतका, बृहत जतका। ये काफी इनका ना मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर और साइंटिस्ट उसके अंदर फील्ड के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन है बेसिकली वराह मिहिर का, और ये सारी बुक्स एस्ट्रोलॉजी और साइंटिफिक थ्योरीज के ऊपर ही बेस्ड थी बेसिकली, चाहे वो पंच सिद्धांतिका हो, बृहत जतका हो, या बृहत संहिता हो, ठीक है। इन तीनों बुक्स के जो ऑथर हैं बेसिकली वो वराह मिहिर ही है। कई जगह एग्जाम्स में वराह के नाम से भी इनका नाम आ सकता है बेसिकली, सो ध्यान रखना भाई ये बुक्स इनसे रिलेटेड है सारी की सारी, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज इज डिपिक्टेड, ठीक है। इनमें से कौन सी रॉक कट मतलब पत्थर को काट कर जो केव्स बनाई जाती है, कहां पर 11 सिर वाले बोधिसत्व को डिपिक्ट किया गया बच्चों, ये पूछा गया, ठीक है। क्या वो अजंता केव्स के अंदर है, एलोरा केव्स के अंदर है, कन्हेरी केव्स के अंदर है, या कार्ले केव्स के अंदर है? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कन्हेरी केव्स बच्चों, कन्हेरी केव्स। कन्हेरी केव्स पड़ती है संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर, मुंबई में बेसिकली संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, यहां पर ये पड़ती है, इनको ध्यान रखने का भाई, महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क, उसके अंदर पड़ती है कन्हेरी केव्स। उसके अंदर बच्चों डिपिक्ट वहां पे ना काफी सारी केव्स के अंदर मतलब जो बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। सो वहीं पर ये बोधिसत्वास बेसिकली जो है ना 11 हेडेड 11 सिर वाले बोधिसत्वास वहीं पर डिपिक्ट किए गए बच्चों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कन्हेरी केव्स, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास? इनमें से कौन सी बुक कालिदास ने नहीं लिखी है? मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर मानचरितम, और ऋतु संहारम। देखिए ये मेघदूतम ये भी कालिदास ने लिखी है, कुमार संभवम भी लिखी है, और ऋतु संहारम भी लिखी है बच्चों। ये जो बुक है ना उत्तर मानचरितम, ये बुक बच्चों लिखी थी भावभूति ने, ये बुक लिखी थी भावभूति ने, ये ध्यान रखिएगा भाई भावभूति ने, ठीक है। बाकी ये जो तीनों बुक्स हैं ये तीनों बुक्स बच्चों सारी की सारी कालिदास ने ही लिखी है, तीनों की तीनों बुक्स ये कालिदास ने लिखी है बच्चों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर मानचरितम जो बुक है ये लिखी थी भावभूति ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतीय किंगडम? काकतीय किंगडम बच्चों बेसिकली 12th से 14th सेंचुरी के बीच में हुआ करता था, ठीक है। और जो मेजर एरियाज थे बेसिकली वो झारखंड, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा एरिया तमिलनाडु का, थोड़ा सा एरिया उड़ीसा का, इन कुछ एरियाज के अंदर काकतीय ये किंगडम हुआ करता था बच्चों। और इनके जो सबसे एक बेसिकली कह लो फेमस किंग भी हुए थे, वो गणपति नाम के, गणपति की गजपति नाम के किंग हुआ करते थे बच्चों इनके,
हाँ, गजपति नाम के इनके किंग हुआ करते थे, ठीक है, नाम को थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे। तो वो इनके सबसे फेमस किंग हुए थे बच्चों, ठीक है। उनके बाद बल्कि एक वुमेन भी रुद्रदमा देवी जो है उनके बाद ही वो हुई थी। बड़ी रेयर वो था कि कोई वुमेन किंग बनेगी बेसिकली, तो रुद्रमा देवी उनके बाद ही बनी थी, ठीक है। आई थिंक वो गजपति देवा थे उनका जो नाम था, कुछ ऐसा नाम था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। सो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उनका सी पोर्ट था काकतीय किंगडम का जो काफी इंपॉर्टेंट था। सो देखिए, क्या वो ककीनाड था, मोटूपाली था, मछलीपट्टनम था या नेलरू था। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो है मोटूपाली। ये वो पोर्ट है बेसिकली जिसको काकतीय किंगडम के लोग काफी यूज किया करते थे, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है बच्चों, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। सो इस क्वेश्चन का आंसर है मोटूपाली पोर्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित हैज रेफरेंस टू वेरियस प्रेजेंट्स सेंट बाय ए रूलर नेम्ड भास्कर टू हर्षवर्धन। भास्कर बिलोंग्ड टू, क्या कहा जा रहा है कि जो हर्षचरित है बेसिकली, बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखी थी भाई, तो उसके अंदर कई सारे गिफ्ट्स का जिक्र किया गया है जो एक राजा जिसका नाम था भास्कर, उन्होंने भेजे थे किसको, हर्षवर्धन को बेसिकली। सो ये भास्कर किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे बेसिकली, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सो क्या वो हरियंक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे मगध की, या वो वर्मन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे असम की, या वो नंदा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे नॉर्थ इंडिया की, या इनमें से कोई भी नहीं। सो देखिए बच्चों, भास्कर जो राजा है बेसिकली वो बिलोंग करते थे वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम से, ठीक है। वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम से ये बिलोंग किया करते थे, और इन्होंने हर्षवर्धन से मदद मांगी थी कब, जब बंगाल के अंदर एक राजा था शशांक नाम का, उनका राइज हुआ था बेसिकली, तो उनसे लड़ाई लड़ने के लिए भास्कर ने हर्षवर्धन से मदद मांगी थी, जिसके बदले में भास्कर ने इनको काफी सारे गिफ्ट्स भेजे थे बेसिकली हर्षवर्धन को, ठीक है। सो भास्कर जो है वो वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम से बिलोंग करते थे। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच 12th century संस्कृत स्कॉलर वाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ निबंध, निबंध बेसिकली, और डाइजेस्ट ऑफ एपिक्स एंड पुराणिक टेक्स्ट। सो बेसिकली हमारे जो भी पुराने एपिक्स थे जैसे महाभारत रामायण, या हमारे जो बड़े टेक्स्ट है जैसे हमारे वेद हैं बेसिकली, इनको निबंधों की फॉर्म में क्लासिफाई किसने किया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या वो हर्ष ने किया था, या वो गोविंद चंद्र ने किया था, या वो लक्ष्मीधरा ने किया था, या कालिदास ने किया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चों, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लक्ष्मीधरा। इन्होंने हमारे सारे पुराने टेक्स्ट और जो हमारे ये वैदिक एपिक्स थे हमारे, इन सबको कंपाइल करके निबंध बनाए थे बेसिकली। तो वो किसने बनाए थे भाई, लक्ष्मीधरा ने बनाए थे। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कि इनमें से किसने इंडिया के बारे में क्या अपनी स्टेटमेंट दी थी, वो देखना है हमें, ठीक है। फाहीन ने क्या कहा था, अल-बिरूनी ने क्या कहा था, और ह्यून त्सेंग ने क्या कहा था भारत को लेकर, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि फाहीन भारत में कब आए थे भाई, तो फाहीन आए थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे बेसिकली भारत में, फाहीन जो आए थे, ठीक है। अल-बिरूनी आए थे गजनी के टाइम पे भारत में, ठीक है, गजनी के टाइम पे अल-बिरूनी भारत में आए थे भाई। और ह्यून त्सेंग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षा के टाइम पे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना पहले तो कि किस किस राजा के टाइम पे ये लोग आए थे। फाहीन आया था, फाहीन एक चाइनीज ट्रेवलर था बेसिकली, फाहीन आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पर। और अल-बिरूनी जो कि एक ईरानियन ट्रेवलर था बेसिकली, उज्बेकिस्तान की साइड से कहीं से पड़ता था, तो ये आया था कब, गजनी के टाइम पर। और ह्यून त्सेंग जो फिर से एक चाइनीज ट्रेवलर था बच्चों, ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पर बेसिकली, ठीक है। सो इनमें से किसने भारत के बारे में क्या कहा था, इनमें से किसने कहा था इंडिया हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, की भारत की हिस्ट्री कोई कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ डेथ सेंटेंस, ये किसने कहा था। और फिर इंडियन यील्ड मोर देन फेयरनेस रिक्वायर्ड, कि भारत में प्रोडक्शन उससे भी ज्यादा होती है जितनी उनको जरूरत भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। सो देखिए, फाहीन ने बच्चों ये स्टेटमेंट दी थी, फाहीन ने, कि देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ डेथ सेंटेंस। फाहीन ने कहा था कि भारत में डेथ सेंटेंस का कोई प्रोविजन था ही नहीं, ठीक है, ये उनकी स्टेटमेंट है। अल-बिरूनी ने कहा था इंडिया हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री बेसिकली, कि भारत का हिस्ट्री कोई कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है, उनकी हिस्ट्री कोई सेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट अल-बिरूनी की है। और ह्यून त्सेंग ने कहा था इंडियन यील्ड मोर देन फेयरनेस रिक्वायर्ड। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ए, दैट इज 213 बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं भाई। अब देखिए, आप लोगों ने इनकी पूरी बुक्स तो नहीं पढ़ी है, बट इन्होंने मेजर जो जो भारत के बारे में बातें कही है वो तो पढ़नी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस अब एग्जाम्स के अंदर आते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is are correct basically? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। चंद्रगुप्त वन was the first ruler of Gupta dynasty. Shri Gupta was the founder of Gupta dynasty. Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty who assumed the title of Maharaja Dhiraj. और बयाना hoard is the biggest hoard of the Gupta gold coins. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। सो देखिए, ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, चंद्रगुप्त वन was the first ruler of Gupta dynasty, ये गलत है बच्चों, ठीक है।
एक्चुअल में जो फाउंडर थे बेसिकली, ये स्टेटमेंट ठीक है, श्री गुप्ता जो है वो फाउंडर थे बेसिकली। और इस बात का पता कहां से लगता है भाई? सो पूना में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, कॉपर पिलर इंस्क्रिप्शन है बेसिकली, कॉपर इंस्क्रिप्शन पूना के अंदर, उसमें ये बात लिखी गई है कि श्री गुप्ता जो है वो फाउंडर थे किसके? गुप्ता डायनेस्टी के बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे श्री गुप्ता, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट सही है। चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने खुद को टाइटल दिया था महाराजा धीराज का, जी बिल्कुल, चंद्रगुप्त ही वो टाइटल थे, वो पहले राजा थे जिन्होंने खुद को ये महाराजा धीराज का टाइटल दिया था, ठीक है। और बयाना होर्ड इज द बिगेस्ट होर्ड ऑफ गुप्ता गोल्ड कॉइन्स। बयाना बेसिकली राजस्थान में एक जगह पड़ती है बच्चों, जहां से 1946 के अराउंड ना एक जगह से लगभग 2000 से भी ज्यादा गोल्ड के सिक्के मिले थे गुप्ता डायनेस्टी को जो बिलोंग करते थे बच्चों। तो ये बयाना होर्ड उसी बारे में बात हो रही है। जी हाँ, वो सबसे बड़ा बेसिकली ऐसा एक कोई इन्वेंशन, वो एक कह दो कि सबसे बड़ी कोई ऐसी इन्वेंशन हुई थी जिसमें इतने सारे गोल्ड के सिक्के एक जगह से बेसिकली मिले हो जो एक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है। सो वो बयाना राजस्थान में जगह पड़ती है, वहां की ये बात हो रही है। सो ये स्टेटमेंट भी ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दैट इज 2, 3 एंड 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। द चाइनीज ट्रेवलर फाहिन विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II, अभी बताया मैंने। फाहिन डिस्क्राइब चंद्रगुप्त एज रूलिंग ओवर हिज एम्पायर फ्रॉम हिज कैपिटल पाटलिपुत्र। तो देखिए, इसका इस स्टेटमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, ये इनके टाइम पर जरूर आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है बेसिकली। लेकिन फाहिन ने ऐसा डिस्क्राइब किया कि चंद्रगुप्त अपने एम्पायर को पाटलिपुत्र से रूल किया करते थे, ऐसा नहीं है बच्चों। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स बेसिकली, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है भाई, उसने कहीं ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी के बहुत बड़े राजा हुए हैं बच्चों बेसिकली, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ही इज नोन एज कविराज, जी हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार कवि भी हुआ करते थे जिनको कविराज कहा जाता था। ही इज नोन एज लिच्छवी दोहित्र, जी हाँ, लिच्छवी जो प्रिंसेस थी बेसिकली उनके दोहित्र कहा गया, इनको दोता जिसको बोल देते हैं बेसिकली। और ही बिल्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव एम्पायर आफ्टर अशोका, जी हाँ, ये तीनों ही स्टेटमेंट समुद्रगुप्त के बारे में ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है जी। तो ये थे आज की वीडियो के 15 क्वेश्चंस। आई होप सो कि आज की वीडियो के क्वेश्चंस आपको और भी अच्छे लगे होंगे पहली वाली वीडियो से। काफी डेप्थ के क्वेश्चंस हैं, तमिल लिटरेचर से भी क्वेश्चंस थे बच्चों, और ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम्स के अंदर काफी पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम हो या एसएससी के कोई एग्जाम हो या एफकेट का एग्जाम हो। इस बार तो सीएपीएफ में भी ठीक ठाक इनका वेटेज था। सो प्लीज एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर भी फोकस रखिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट की जो 2 वीडियोस होंगी हमारी, वो थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर बनाऊंगा 2 वीडियोस, फिर इसकी हिस्ट्री की भी 10 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। 10 वीडियोस हमारी पहले पॉलिटी की कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसके बाद हम लोग फिर ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।